पक्षाचे खासदार आणि दिल्लीचे अध्यक्ष माननीय मनोज तिवारी साहेब, त्याचबरोबर महाराष्ट्र प्रदेशाचे उपाध्यक्ष माननीय अमित साबळे, त्याचबरोबर या शहराचे कार्यकारी अध्यक्ष शत्रुघ्न काटे, त्याचबरोबर विधान परिषदेच्या आमदार उमाताई ठाकरे, राज्यसभेचे सदस्य माननीय भारतीय जनता पार्टी सदाशिव खाडे, त्याचबरोबर कार्यकारी सदस्य महेश कुलकर्णी, मोरेश्वरजी शेळके, त्याचबरोबर दक्षिण भारतीय आघाडीचे अध्यक्ष राजेश पिल्ले आणि माझे सहकारी सरचिटणीस शीतलजी शिंदे, शहराचे उपाध्यक्ष राजू दुर्गे, कार्यकारी सदस्य मोहनी थोरात आणि तसेच माझे सहकारी सरचिटणीस शैलजाताई मोळक आणि उत्तर भारतीय आघाडीचे अध्यक्ष आकाश भारती आणि बोलशंकर सगळ्यांचं या ठिकाणी शहरातर्फे हार्दिक स्वागत आहे। पत्रकार परिषदेला आपण सुरुवात करायची। थोड़ा इंग्लिश बोलते हैं, आपका स्वागत। यहाँ पे सर मराठी में मैंने पत्रकारों का स्वागत किया और थोड़ा इस पे है सभी का परिचय। शायद की तरफ से बहुत बहुत स्वागत है। हमारी तरफ से भी आप सबका बहुत स्वागत। मैं मनोज तिवारी हूँ। मैं थर्ड टाइम मेंबर ऑफ पार्लियामेंट दिल्ली से 2014, 19 और 24, और मैं दिल्ली का पार्टी का अध्यक्ष भी रहा हूँ। वैसे तो मेरी रिहाइश परमानेंट जो है वो मैं मुंबई कर हूँ। मैं 2000 से मुंबई आ गया था और फिल्मों के लिए बेसिकली मैं सिंगर भी हूँ। 5080 गाना गा चुका हूँ अभी तक, 5080, एंड हमने 100 फिल्में करके फिर फिल्म को छोड़ दिया। फिर मुझे लगा कि इस थोड़ा समाज में सेवा में लगते हैं, तो मैं 2012 में भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन किया था। आज मैं सुबह से पुणे में हूँ और 3 छोटी छोटी नुक्कड़ मीटिंग कर चुका हूँ, जो किसी के घर के दायरे में था, जहाँ 150-200 ऐसे प्रमुख लोग हैं, उनसे मिल के, और चौथी जगह खाना खाने के बाद मैं आप सबके समक्ष आ गया हूँ। थोड़ा विलम्ब भी हो गया, आई एम वेरी सॉरी। चुनाव है महाराष्ट्र का और साथ में झारखंड का भी चुनाव है। मैं कल तक झारखंड में था, पीछे 2 दिन महाराष्ट्र में लगाया, मुंबई से नाला सोपारा, ये सब विषय विरार क्षेत्र, और आज मैं पुणे में 2 सभा करूंगा। मेरी आप सबके थ्रू, मीडिया के थ्रू, जो विद्वान मीडिया है पुणे की, उसके थ्रू हम केवल 3-4 बातें कहना चाहते हैं कि इस समय महाराष्ट्र को ये विश्वास हो रहा है कि गुड गवर्नेंस किसको कहते हैं, सबका साथ सबका विकास किसको कहते हैं, प्रत्येक नागरिक का और उसके हितों का ध्यान रखना अगर कोई कर सकता है तो वो हमारी महायुति है, एनडीए है। और उस महायुति के लिए हम लोग दिल्ली का सांसद होने के बाद भी हम जगह जगह जाते हैं, क्योंकि आप सभी अच्छे तरह से जानते हैं महाराष्ट्र का दिल बहुत बड़ा है। हमारे उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड से भी बड़ी संख्या में लोग यहाँ आकर के रहते हैं, और बीजेपी चुनावों को बहुत सीरियस लेती है। हम कभी चुनाव को अनसीरियस नहीं लेते। अगर छोटा सा हमारा उपचुनाव होगा तो भी आप देखेंगे हम लोग कोशिश करते हैं सभी लोग जाकर के हाथ जोड़े जनता को और उनको ये बताएं कि इलेक्शन इज़ वेरी इम्पोर्टेंट। और ये तो महाराष्ट्र का वो चुनाव है जिसमें महाराष्ट्र के लोग पीछे धोखा भी खाए हैं,
जब 5 साल पहले चुनाव हुआ तब भी महाराष्ट्र ने हम ही लोगों को चुना था, लेकिन हमारे ही कुछ साथी अपने उसूलों से भटक गए। आज हम महायुति के रूप में हमारे एकनाथ शिंदे जी मुख्यमंत्री, देवेंद्र फडणवीस जी, अजीत दादा पवार, इनके साथ हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। अभी हम इस चुनाव में अपनी बातें तो कह रहे हैं, लेकिन इसके साथ साथ आज हम 3 सीटों पे बेसिकली फोकस कर रहे हैं। वो हमारी 3 सीट है। एक तो चिंचवाड़ विधानसभा, जहाँ पे हमारे शंकर भाऊ जगताप जी हमारे कैंडिडेट हैं, और भोसरी विधानसभा जहाँ पे महेश दादा लांडगे हमारे कैंडिडेट हैं, और गठबंधन के हमारे एक महायुति के अजीत दादा पवार के कैंडिडेट एनसीपी के अन्ना बनसोड़े जी पिंपरी विधानसभा से। और मैं हर तरह से लोगों को यही कह रहा हूँ कि इन तीनों सीटों पे जो आज मैं जा रहा हूँ, इनको भारी से भारी मतों से जिताना है। इसका एक बहुत एक ऐसी बात है जो मतदाता को जानना जरूरी है। देखिए, महायुति बीजेपी अलायंस जो कहती है वो करती है। हमारी सारी बातों में एक बहुत महत्वपूर्ण बात है, इफ बीजेपी हैज कमिटेड, बीजेपी विल डिलीवर। हम उससे पीछे नहीं हट सकते। क्यों? कहने को तो और पार्टियां भी कहती हैं, कहने को तो महाआघाड़ी के लोग भी कुछ ना कुछ कहते ही रहते हैं, बट उनका कहा हुआ हर स्टेट में फेल होता है। यहाँ तक कि अभी मल्लिकार्जुन खड़गे जी स्वयं एक दिन अपनी पार्टी के लोगों को ये कहते हुए सुने गए कि भाई तुम लोग बोल देते हो, करोगे कैसे। ये वीडियो बहुत वायरल हुआ। बट इफ बीजेपी हैज कमिटेड, इफ महायुति हैज कमिटेड, अगर महायुति ने वादा किया है तो हम वादा करने के पहले 50 बार सोचते हैं। हम जो कह रहे हैं कैसे करना है, हमारी जो प्लानिंग होती है आर्थिक, उसको कैसे पूरा करना है, जो सोशल जस्टिस की बातें हम करते हैं उसको कैसे पूरा करना है। तब हम आपको ये विश्वास दिलाने के बाद महाराष्ट्र की जनता को कि बीजेपी जो कहती है वो करती है। हमने इस बार भी बहुत सारी बातें कही हैं, और इस बार जो हमने बातें कही हैं उसकी कुछ प्रमुख लाइनें हैं जिसको मैं आपके थ्रू बताना चाहता हूं। इस समय नरेंद्र मोदी जी 3rd टाइम प्राइम मिनिस्टर बने हैं देश के, तो जिस जिस स्टेट में हमारी डबल इंजन सरकार बनती है, हम केंद्र और स्टेट की योजना के साथ कुछ बातें कहते हैं। छत्तीसगढ़ का एक एग्जाम्पल आपको बताते हैं, जस्ट वन एग्जाम्पल। आज से लगभग 6 साल पहले छत्तीसगढ़ में कांग्रेस ने वादा किया हम हर महिला को 1000 रुपया महीना देंगे। पीछे 7-8 महीना पहले वहां चुनाव था छत्तीसगढ़ में। पूरा 5 साल बीत गया मगर कांग्रेस ने एक नया पैसा नहीं दिया किसी को, नॉट अ सिंगल मनी। हम भी स्टार प्रचारक होते हैं अपने अलग अलग स्टेट में। वहां पे बीजेपी ने वादा किया हम देंगे, बीजेपी वादा भी की, और आज 7-8 महीना में आप कहीं से, आज तो पूरा देश ग्लोबल है, डिजिटल है। डिजिटली आप छत्तीसगढ़ में क्या हो रहा है, हिमाचल में क्या हो रहा है, बिहार में क्या हो रहा है, बंगाल में क्या हो रहा है, आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है। आप अपने यहाँ से भी थोड़ा सा फैक्ट चेक करेंगे तो सारी जानकारी आती है। कांग्रेस ने वादा करके 1000 रुपया नहीं दिया, आज बीजेपी 1000 रुपया महीना कहा और दे रही है। हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस ने वादा किया महिलाओं को 1500 रुपया देंगे, लेकिन नहीं दिया। 5 साल अभी नहीं बीता है उनका,
अभी भी हाहाकार मचा हुआ है। मैं जब हरियाणा के चुनाव में कालका और हरियाणा के बॉर्डर पे गया था कालका, तो कालका में लोग कह रहे थे कांग्रेस तो झूठी है। हम अभी वादा कर रहे हैं महाराष्ट्र से, वैसे आपको पता होगा हमने शुरू भी कर दिया, 1500 रुपया महीना तो हमने महाराष्ट्र में देना शुरू कर दिया। और अब हम कमिट कर रहे हैं कि हम 2100 रुपीज महीना महाराष्ट्र की महिला को देंगे। इसमें जो बात मैं कहना चाहता हूं, बहुत सारी चीजें हैं, आप पढ़ेंगे भी तो 25 कमिटमेंट है, लेकिन हम महाराष्ट्र के लोगों को और पुणे के लोगों को बोलना चाहते हैं कि हम ये जो आज 2100 की बात कर रहे हैं, आज हम गरीबों को फ्री अनाज देने की बात कर रहे हैं, आज हम किसानों का ऋण माफ करने की बात कर रहे हैं, हमने महाराष्ट्र में भी कहा है, तो हम अचानक नहीं कहे हैं। हम एक लंबे समय तक भारत के खजाने को पहले हेल्दी किया, स्वस्थ किया उसको, जिसको लोगों ने अस्वस्थ कर दिया था, बीमार कर दिया था। तब हम 10 साल के बाद आज हमारा डबल इंजन का जो पावर है वो इस तरह से सक्षम हुआ है कि अब हम 2100 रुपीज मंथली दे सकते हैं। आज हम जो आशा वर्कर हैं, यहाँ है ना, आशा वर्कर को, इन लोगों का हम वेतन बढ़ाने जा रहे हैं 1500 रुपया महीना। तो ये हमारे जो मैनिफेस्टो में लिखा हुआ है, जब हम यहाँ के लोगों को ये कमिटमेंट कर रहे हैं कि किसानों को मिलने वाला सम्मान राशि अब हम 12,000 से 15,000 करेंगे, तो किसानों के अंदर खुशी की एक लहर दौड़ती है। जब हम ये कह रहे हैं कि हर गरीब परिवार को खाद्य सुरक्षा और निवास सुरक्षा, पक्का घर, हम महाराष्ट्र के हर गरीब को खाद्य सुरक्षा मतलब अनाज और पक्का घर उसको देना। और पक्का घर हम ऐसे नहीं देते, पक्का घर में बिजली कनेक्शन, पक्का घर में गैस कनेक्शन, पक्का घर में वो सारी जरूरत की चीजें। और इसके बाद भी हम कहते हैं हम मेट्रो की जाल बिछाने जा रहे हैं, सड़कों की जो आज नेशनल हाईवे बन रहा है, अगर आंख बंद करके किसी कांग्रेसी को, महाआघाड़ी को बिठा दो तो जाते जाते वो भाजपा ज्वाइन कर लेगा। ऐसी अच्छी अच्छी सड़कें हैं हमारी। मतलब विपक्ष के लोग भी उसका बुराई नहीं कर सकते हैं, बंद कमरे में वो भी हमारी तारीफ करते हैं। तब मैं जब ये कहते हैं कि हम वृद्धावस्था पेंशन को 1500 से बढ़ा करके 2500 करने जा रहे हैं, तो लोगों में खुशी की लहर दौड़ती है सर। जब हम लोगों को ये बता रहे हैं कि हम 10 लाख विद्यार्थियों को 10,000 रुपए मासिक समर्थन राशि और 25 लाख रोजगार के नए अवसर देंगे, तो युवाओं को इस पे विश्वास हो रहा है सर। मैं पुणे की अपने सभी लोगों से बोलना चाहूंगा कि बिजली का बिल हम अब 30% कम करने जा रहे हैं, करेंगे जैसी सरकार हमारी अब नेक्स्ट शुरू होगी। जो भी आपका बिजली का बिल आता है 30% इट विल बी रिड्यूस्ड। और एक बहुत इंपॉर्टेंट है, वो आमतौर पे सबको समझ में नहीं आता है, लेकिन उसका स्टडी जो करेगा, अब आप तो पत्रकार हैं, आपको तो, हम 2028 का विजन महाराष्ट्र प्रस्तुत करने वाले हैं 100 दिन के अंदर। इसका मैं प्रार्थना करता हूं कि जो लोग, जो राजनीतिक पंडित हैं, वो भी, जो पत्रकार हैं, वो भी इसका स्टडी करें। विजन महाराष्ट्र, पहली बार कोई सरकार कह रही है कि विद इन 100 डेज हम विजन महाराष्ट्र प्रस्तुत करेंगे। हमारा मैनिफेस्टो रिलीज करने के लिए देश के गृह मंत्री बैठते हैं, चाहे वो महाराष्ट्र का हो या झारखंड का हो। तब मैं आप सबको, जिस प्रकार से हम
मेक इन इंडिया शुरू किए, हम अब वैसे ही मेक इन महाराष्ट्र शुरू करने जा रहे हैं। आज पूरे दुनिया के निर्माण का सबसे बड़ा जो केंद्र बन रहा है वो इंडिया बन रहा है, और वो दिन दूर नहीं। हमने अपने मैनिफेस्टो में ये कहा है कि महाराष्ट्र को हम 1 ट्रिलियन इकोनॉमी बनाने के लिए अब काम कर रहे हैं। इसलिए मैं अपने पुणे के सभी लोगों को, जो लोग वोट करने निकलेंगे, यहाँ पे सोयाबीन की एक बड़ी लोगों की खेती होती है और उनकी बड़ी डिमांड होती है कि सोयाबीन का रेट क्या होगा। हमारी सरकार ने तय किया है, हमारी वर्तमान सरकार ने, कि अगले बार जो हम आ रहे हैं उसमें सोयाबीन की कीमत 6,000 रुपया प्रति क्विंटल करेगी। एक चर्चा आजकल बहुत चल रहा है देश में लखपति दीदी का, मतलब वो महिलाएं जो सोचती थी कि हमको तो अपने घर में बच्चों को पालने के अलावा और कोई काम हमको कराना ही नहीं है, हम उन लोगों को स्किल्ड कर रहे हैं, चाहे उनको ड्रोन उड़ाना सिखाना हो या विविध क्षेत्रों में जो जो ऐसे काम है जो हमारी वो बहनें कर सकती हैं, और उनको हम 1 लाख प्लस का इनकम करा के उनको लखपति दीदी बनाने का काम मोदी सरकार ने शुरू किया है। और जहां जहां डबल इंजन है, ये डबल इंजन इसीलिए बोलते हैं हम कि राज्य और केंद्र का जब दोनों डबल इंजन मिल जाता है तो कमाल का रिजल्ट आता है सर। और हमने महाराष्ट्र में 50 लाख लखपति दीदी बनाने का निर्णय लिया है। तो वैसे तो आपको हमारे कार्याध्यक्ष जी हैं, जिले के हमारे राज्यसभा सांसद रहे, और आप प्रदेश में इस समय प्रदेश उपाध्यक्ष हैं, दीदी हमारी MLC हैं। तो ये लोग तो आपको कई बातें बताते होंगे, मेरा बताना थोड़ा सा नए ढंग से, क्योंकि मेरी आपसे पहली बार बात हो रही है। तो हम जो पॉइंट्स अपने संकल्प से निकाले हैं आपको बताऊं, इसको जब जब हम किसी को बता रहे हैं तो लोगों को लग रहा है कि नहीं कुछ ऐसी बात, जैसे एक बहुत बड़ी चीज हम करने जा रहे हैं। हर कोई कहता है उद्योग धंधे लगाओ, महाराष्ट्र तो खैर वैसे ही बहुत आगे चल रहा है, लेकिन इसको और आगे ले जाना है। तो अब हम कह रहे हैं कि उद्योग धंधों के अनुसार नए लोगों को, युवाओं को, महिलाओं को कैसे स्किल्ड करना है, हम उद्योगों के अनुसार उनको कौशल सिद्ध करने जा रहे हैं। हम उसका योजना बना रहे हैं। यह उद्योग लग रहा है, इसमें इस तरह की स्किल चाहिए, तो वैसे ही ट्रेनिंग दे करके और अपने पैसे से ट्रेनिंग दे करके उनको तैयार करेंगे, ताकि हर व्यक्ति आत्मनिर्भर हो। उस रास्ते पे हम आगे बढ़ रहे हैं। सांस्कृतिक रूप से भी छत्रपति शिवाजी की धरती है, तो छत्रपति शिवाजी महाराज की धरती में हमारी पार्टी ने एक बहुत ही बड़ी बात कही है कि हर जिले में छत्रपति शिवाजी महाराज का आकांक्षा केंद्र, इंस्पिरेशनल सेंटर, आकांक्षी, वो केंद्र बनाएंगे जहां पे 10 लाख नए उद्यमियों का निर्माण होगा। स्टार्टअप आप लोग सुनते ही होंगे, जो नई नई शुरुआत करते हैं। और आप सबको शायद ये पता है कि नहीं, जो स्टार्टअप आजकल कर रहा है, जो नया बिजनेस शुरू कर रहा है पहला, तो 3 साल तक हमारी सरकार उससे टैक्स नहीं लेती है। ये यूथ को बहुत कम पता है। 3 साल तक टैक्स ही नहीं लग रहा है, उसको कितना बड़ा पावर मिल जाता है। तो हम 10 लाख नए उद्यमी तैयार करेंगे, ये भी हमारे तरफ से। और जैसे अक्सर एक बात आती है सर कि SC, ST, OBC, इन लोगों को और क्या लाभ दे रहे हैं। ठीक है, रिजर्वेशन तो हो गया उनको, तो हमारी सरकार ने मैनिफेस्टो में कमिट किया है कि हर SC, ST, OBC का जो भी व्यक्ति चाहेगा, हम उसको 15 लाख रुपया बिना किसी इंटरेस्ट के देंगे इस बार सरकार बनने पे।
सर हम लोग जानते हैं कि 2-2 लाख 4-4 लाख के लिए लोग कितने बड़े बड़े इंटरेस्ट पे पैसे लेते हैं, क्या स्थिति हो जाती है। तो ये भी एक बहुत महत्वपूर्ण बात है जो मैं यहाँ के लोगों को लिए बताना चाहता हूँ। बाकी वरिष्ठ नागरिकों के लिए भी हम लोग कुछ एक विशेष प्राथमिकता निधि आधार अक्षम सेवा और अलग ओपीडी इलाज के लिए। आप सबको पता ही होगा कि अब 70 साल का कोई भी बुजुर्ग हो जाए तो उसको 5 लाख रुपए तक का इलाज मोदी सरकार करा के दे रही है, शुरू कर दिया हमने। लेकिन हम उनके लिए अलग से ओपीडी बनाना, अलग से उनकी व्यवस्था देना, ये भी महाराष्ट्र के इस मैनिफेस्टो में हम उनको आगे लेके गए हैं। और अंत में मैं एक बात कह के अपनी बात खत्म करूंगा। हम ये देख रहे हैं कि जबरन धर्मांतरण कराने की बहुत सारे केसेज आ रहे हैं। जबरन धर्मांतरण, धर्म परिवर्तन। हमारी महायुति की सरकार इस बार जो बनने जा रही है वो धर्मांतरण के खिलाफ हम बहुत कड़ा कानून लेकर के आने वाले हैं। ऐसे किसी भी व्यक्ति की या संस्था की खैर नहीं जो जबरन धर्मांतरण करने, लालच दे के धर्मांतरण करने, प्रलोभन दे के धर्मांतरण कराता है। तो ये कुछ प्रमुख बातें हैं जो मैं आज आप सबके बीच रख रहा हूँ। चूँकि पुणे में बहुत सारे लोग प्रवासी आकर के यहाँ बसे, पुणे का दिल बड़ा है, महाराष्ट्र का दिल बड़ा है। हमारे लोग जब यहाँ आते हैं तो हम भी उन्हीं में से एक हैं। जब यहाँ से लोग जाते हैं तो और राज्य में जो भी होंगे, लेकिन महाराष्ट्र के लोगों की बड़ी तारीफ होती है। वो हमारा जो समन्वय है ना, कोऑर्डिनेशन, वो कमाल का है। तो ये जो हमको दिए हैं, ये हमको आप मांग दिए हैं या मांग है? ठीक है, तो ये तो अच्छा, यहाँ के जो उत्तर भारतीय लोग हैं, अब देखो अचानक थमा दिया। कभी कभी बैटिंग करने जाते हैं तो गूगली आ जाती है तो, लेकिन कोई बात नहीं। हम अभी भी जब गए थे लोगों के बीच में तो उत्तर भारतीय समाज ने हमसे कई बातें कही हैं जिनको हम इनकॉर्पोरेट करने में अब सक्षम हैं। हम उनकी बातों को बहुत अच्छे से तवज्जो देने वाले हैं और उनकी मांगों को बहुत गंभीरता से कैसे कैसे पूर्ण हो सकता है उस पर काम करेंगे। जैसे अभी भी लिखा है उत्तर भारतीय संस्कृति भवन के लिए जमीन एवं भवन निर्माण, बहुत अच्छी बात है, हम इसको अवश्य करेंगे। तीनों विधानसभा मिलकर, हाँ, तो जो भी उनकी भागीदारी चाहिए, तो पहले भी कहा गया, हम लोग उसको बहुत ही गंभीरता से लेकर के, और अब हमारे लिए आप जो उत्तर भारतीय हैं वो हमारे वो महाराष्ट्रियन उत्तर भारतीय हैं, उसमें महाराष्ट्रियन जरूर जुड़ाइए। मुझे याद है मैं पुणे में 6-7 साल पहले आया था, एक कार्यक्रम हुआ था, एक कोई संगीता तिवारी जी थी, उन्होंने ऑर्गेनाइज किया था। तो उसका नाम ही था उत्तर भारतीय महाराष्ट्रियन लोक संस्कृति पर। हाँ हाँ हाँ, हाँ जी। तो उस समय बहुत लोग हमको बोल रहे थे कि भाई ये क्या है। हमने कहा ये हमारी एकता की निशानी है, और आज फिर वही शब्द गूंज रहे हैं कि एक रहेंगे तो सेफ रहेंगे। तो हम हमेशा से हम एकता के पक्षधर रहे हैं। अब आजकल तो देखिए ना, जब से ये लाइन चली है कि एक रहेंगे तो सेफ रहेंगे, तो पता नहीं लोग क्या क्या मतलब निकाल लेते हैं। वो कौन लोग हैं जो एक नहीं रहने देना चाहते? वो कौन लोग हैं जो हमारी एकता को खंडित कर करके अपना मतलब साधना चाहते हैं? हमारे प्रधानमंत्री जी ने भी बोला, हमारे और बड़े बड़े नेताओं ने बोला है। तो मैं मीडिया के सामने बता रहा हूं कि हम तो पहले भी कहते थे सबका साथ सबका विकास। उसका दूसरा अर्थ क्या है? एक रहेंगे तो सेफ रहेंगे।
कुछ लोग हमें जातियों में बांटना चाहते हैं, धर्मों में बांटना चाहते हैं। हम बंटने नहीं देना चाहते, बंटने में हमारा नुकसान है। अंग्रेजों ने भी हमें बांटा अपने मतलब के लिए, तो आज भी वही अंग्रेज तो चले गए, लेकिन अभी भी उनकी आत्मा महाअघाड़ी के लोगों में बसी हुई है, तो हम उसको सफल नहीं होने देंगे। हम पूरे महाराष्ट्र को और महाराष्ट्र के साथ साथ जहाँ जहाँ भारतीय जनता पार्टी का डबल इंजन है, वो लोग ये महसूस कर रहे हैं कि व्यक्ति की भी सुरक्षा होनी चाहिए, संपत्ति की भी सुरक्षा होनी चाहिए, और व्यक्ति और संपत्ति के साथ साथ रोड सुरक्षा भी होनी चाहिए। सबको जीवन सुरक्षा के लिए हम लोग एक से एक नया चीज़ ला रहे हैं। तो ये मेरा सबमिशन है आप लोगों के लिए। और भी उत्तर भारतीय जो मांग कर रहे हैं, विकास मिश्रा जी, बबलू सोनकर जी, आकाश भारती जी द्वारा की जा रही है, ये सब बहुत जल्दी होगा। और हमारी तरफ से आप सबको इतना ही कहना था। अगर आपके मन में कोई प्रश्न हो तो बताइए। चलिए प्रश्न यहीं से शुरू करते हैं, एक रहेगा कि नहीं रहेगा, यहीं से शुरू करते हैं प्रश्न। हाँ सर बताइए। बटोगे तो कटोगे, ये मोदी जी ने नारा दिया है पूरे भारत में, महाराष्ट्र में भी मोदी जी ने नहीं दिया, योगी जी। तो कौन बट रहा है और कौन कट रहा है? वर्तमान में कौन बट रहा है, कौन कट रहा है? आप अंग्रेजों तक मत जाना, वर्तमान में, क्योंकि वर्तमान का नारा है। सर दूसरा इसी को जोड़ के एक सवाल है, आपको आपकी योजनाओं पे यकीन नहीं है जो इस तरह के नारे आपको लाने पड़ रहे हैं? नहीं, हम तो आपके बिना पूछे कहे कि एक रहेंगे तो सेफ रहेंगे, कहने में किसी को एतराज क्यों है? वो कौन लोग हैं जो बांटना चाहते हैं? हम कह रहे हैं नहीं बंटना है, ज़्यादा दिन की बात नहीं है। हमारी नरेंद्र मोदी जी के प्रधानमंत्री बनने के बाद 14 अगस्त को विभाजन विभीषिका दिवस मनाया जाता है। 14 अगस्त को 2014 के पहले विभाजन विभीषिका दिवस क्यों नहीं मना? इस पूरी सृष्टि में, मैं केवल इसकी बात नहीं कर रहा हूं, लोग कहते हैं महाभारत के युद्ध में बहुत लोग मारे गए, उतने लोग तब भी नहीं मारे गए जब 1947 के भारत के बंटवारे में मारे गए। सर सॉरी, मैं आपको माफ करूंगा, मेरा प्रश्न ये था कि ये नारा है कि बटोगे तो कटोगे, वर्तमान का नारा है, आप पास्ट मत जाइए। तो वर्तमान में कौन बट रहा है और कौन कट रहा है, इस पर बोलिए आप। नहीं, वर्तमान हम आज भी कहें कि बंटना नहीं है, हम आज भी कह रहे हैं। आप क्यों बांटना चाहते हो? आप चाहते हो बटे? पहले 10 साल में आपको ऐसा लग रहा है कि बट रहे हैं और कट रहे हैं, तो जो पहले जो राज्य सरकार थी तो उन्होंने ये नारा नहीं लगाया क्योंकि ऑलरेडी एक थे। तो आपको अभी कैसा लग रहा है? हमेशा से मैं क्या कह रहा हूं, हम तो 14 से कह रहे हैं कि सबका साथ चाहिए, तब विकास सबका होगा, सबका विश्वास होगा। आप लोग, मैं मीडिया के थ्रू जो लोग भी ऐसा सवाल उठा रहे हैं, मैं उनको कहना चाहता हूं कि मतलब आप क्या कहेंगे कि बढ़ जाओ, एक मत रहो, हम क्या कहें? बताओ, आप ही बता दो, आज से क्या कहें वही कहना शुरू करें। जरूरत क्या पड़ी सर? अरे जरूरत है क्या वही तो क्लियर करिए ना सर। से आप होते हुए आपको ये तो क्लियर करना है कि कौन बट ना। हम तो 10 साल पहले से, हम तो आज से 1000 साल पहले से कह रहे हैं। आप आज सुने हैं? आप जाति हम तो जब मोहम्मद गोरी आया तब भी हम कहते थे बंटना नहीं। इतिहास नहीं कह रहे हैं, अभी अभी फिलहाल कटेंगे कौन? कौन बट रहा है? देखो, बटेंगे तो बाद में नहीं, कटे हैं भाई साहब, बहुत बार कटे हैं। अब आप कहोगे कि पीछे मत जाओ, इतिहास भूगोल बंद कर दें पढ़ना। वर्तमान का आप क्यों वर्तमान का नारा है? हमारा ये सृष्टि का नारा है। आप हमें वर्तमान तक, हमें आप क्यों रोकना चाहते वर्तमान में नारे की जरूरत क्या पड़ गई? हैं? इस नारे के वर्तमान में नारे की जरूरत क्या पड़ गई? क्यों पड़ गई? क्यों पड़ी? कारण क्या है? मतलब मैं क्लियर कर देता हूँ, मतलब आपका तात्पर्य ये कि हिंदू बट रहा है? नहीं, आप हिंदू तक क्यों सीमित है? मुझे ऐसा लगता है कि उस नारे में छिपा कि हिंदू बट रहा है। लोकसभा के चुनाव में
यूपी में आप हाफ हो गए, तो इसके लिए नारा है क्या कि बढ़ गए इसलिए हाफ हो गए? नहीं। तो कटो मत, ऐसा कुछ है क्या? और आप बोलते हैं हमारा- जाति का मत करो हाँ। राजकारण, तो आप मुस्लिम के अलावा आपके पास कोई ये नहीं, आप हिंदू मुस्लिम सोच आप क्यों ही रहे कर- हो आप ही कर रहे हैं, ना? आपने कहा है। आप बताइए कहाँ किया सभी को आप? नहीं, ये जो इस तरह से लोग जो साजिश कर रहे हैं उनके दिमाग में भरा हुआ है। हमारे बटेंगे तो कटेंगे या एक रहेंगे, तो इसमें मुस्लिम हिंदू कहाँ से आ गए? चलिए दूसरा मैं प्रश्न लेता हूँ। आप कभी भी ऐसा मत सोचिएगा। मैं दूसरा प्रश्न लेता हूँ। हाँ अभी आपने बहुत सारे योजनाओं गिनाए, सर। प्रधानमंत्री जी रेवड़ी कल्चर के खिलाफ है, विरोध में है। हाँ। और आपने यहाँ पे लाडली बहना योजना लो 2000 लो 5000, इसको कैसे देखते हैं? मतलब प्रधानमंत्री तो खिलाफ है रेवड़ी कल्चर के, जी। और यहाँ रेवड़िया बांट रहे हैं आप। रेवड़ी कल्चर वो होता है जो कह के न किया जाए। रेवड़ी बांटना होता है मतलब कि कहे लेकिन किया नहीं, वो महाअघाड़ी करती है। हम जो कहते हैं वो करते हैं। मैं कई बार ये डिस्कशन सुना हूँ कि लोग रेवड़ी कल्चर का मतलब नहीं समझ रहे। रेवड़ी बांटना मतलब कह तो दिया, हवाई बात कर दी, दिया नहीं। हमारी एक बात बताइए जो हमने कही हो और न करी हो। सर, एक महाराष्ट्र का आप रोजगार का कह रहे हैं, तो यहाँ के सुरक्षा से लेकर रिजर्व बैंक से लेकर जो प्राणी संग्रहालय से हाथी से लेकर जो भी है यहाँ पे रोजगार, डायमंड हो, यहाँ तक कि आप फिल्म इंडस्ट्री से हैं, तो हर साल जो अवार्ड फंक्शन होता है वो सारा गुजरात ले गए। क्या यही विकास है हमारे महाराष्ट्र का? नहीं, यही कहाँ है कहाँ चला गया? गुजरात। ऐसा कुछ नहीं। ऐसा कैसे होता है? ऐसा तो आप वो बताइए, अगर वो नहीं गए हैं, कुछ यहाँ से नहीं गए कंपनियां तो गुजरात यहाँ से शिफ्ट हुई है, कंपनी उस शिफ्ट बारे में हुई है, प्रश्न है। तो ये रोजगार कैसे हो रहा है? कैसा विकास हो गया? चले गए तो वहाँ का विकास कैसे ये होगा? कैसे विकास युवाओं का रोजगार छीना गया। और आप खुद यहाँ से नहीं मुंबई से मिस इन्फॉर्मेशन पे ठीक नहीं। ठीक है, हमारे छत्रपति पत्रकार बंधू, एक काम करो ना, महाराष्ट्र का सवाल करो। हाँ, एक मिनट। महाराष्ट्र में इलेक्शन है, महाराष्ट्र तो में महाराष्ट्र का सवाल करेंगे ना। अच्छा। हेलो, एक मिनट। आप लाडली बहन है, मैं आपको विनती करता हूँ कि उनके सवाल का जवाब मैं देता हूँ। हाँ, चलेगा ना? खासदार साहेब, अब वो आए हैं, एजेंसी है, जाओ तुम्हें कैसे देना है? कहाँ देना? क्या देना तुम्हें? महाराष्ट्र का- हमारे देश से। और एक मिनट, दूसरी बात, राजेश भाई तुम्हें चाहिए आप उत्तर देना। राजेश भाई तुम्हें चाहिए उत्तर देना। हम दे रहे तुम्हें क्या हैं। उत्तर देना? दूसरा क्वेश्चन, आप प्रश्न लो। एक मिनट, आपने जो बात कही वो गलत है, वो सही नहीं। दूसरा क्वेश्चन कि आप यहाँ पे बोल रहे हैं कि अभी हाल फिलहाल आपकी और लोगों को भी पूछने दो। महाराष्ट्र की एक घटना हुई है कि हाँ। जिसकी आन बान शान हमारे महाराष्ट्र में छत्रपति शिवाजी महाराज की जो मूर्ति है वो गिर गई। उस पे क्या कहना है? और आप हमारे पिंपरी चिंचवड में संभाजी महाराज के यहाँ पे एक मुंशी के आपको पता होगा, वहाँ पे एक ऐसी घटना हो गई है, तो उसको कैसे देखते हैं आप? आपने सुना होगा। ये संवेदनशील मुद्दा है, इनके संदर्भ में मैं मराठी में बात करना चाहता हूँ। छत्रपती शिवाजी महाराजांचा जो पुतळा त्या ठिकाणी पडला गेला, तर त्याची तांत्रिक माहिती आपल्या सर्वांच्या समोर आलेली आहे। तर ती तांत्रिक माहिती त्यामध्ये त्या जे स्टील होतं त्या स्टीलला गंज लागल्यामुळे आणि समुद्राचे वारं खारं असल्यामुळे तो गंज लागला, तो पडलेला आहे। त्याची चौकशी समिती नेमलेली आहे। छत्रपती शिवाजी महाराज हे महाराष्ट्राचं नव्हे तर संपूर्ण देशाचं आराध्य दैवत आहे आणि छत्रपती शिवाजी महाराजांची आन बान शान याच्यावर श्रद्धा ठेवून भारतीय जनता पार्टी, शिवसेना आणि घटक पक्षाचं सरकार त्यांच्या विचाराच्या आधारे त्यांची प्रेरणा घेऊन काम करत आहे। तर त्यामुळे त्यांच्याबद्दल आमच्या मनात श्रद्धा आहे आणि छत्रपती शिवाजी महाराजांनी आखून केलेला भाजीच्या देठाला सुद्धा कोणाचा हात लागला नाही पाहिजे, अशा पद्धतीचं समर्थ राज्य निर्माण करण्यासाठी आदरणीय पंतप्रधान नरेंद्र मोदीजींच्या
नेतृत्वावर विश्वास ठेवून महाराष्ट्रामध्ये भाजपा शिवसेना आणि अजितदादा पवार गटाचं काम चालू आहे. धन्यवाद. एक महत्वपूर्ण सवाल है आपने पूरा आरक्षण की बात तुम्ही प्रश्न जे आहे ते उत्तर भारत आणि महाराष्ट्र हाँ इतना घेतो असं विचारलं तर घेऊ द्या ना सबसे महत्वपूर्ण ऐका ना, शेवटचे 1-2 प्रश्न घ्या. ऐका ना राग मानू नका. मतदारांचे विषय लवकर संपत नाही, तसे आमचे पण संपत नाही. उद्या आम्ही कार्यक्रम एक और सवाल एक सवाल आहे की मला प्रश्न करायचा आहे. एकच प्रश्न घ्या. एकच प्रश्न घ्या. चला आम्हाला पुढे बैठक आहे. बोला. सर पिंपरी चिंचवड में आप आए हैं. पिंपरी चिंचवड के अंदर बहुत सारे उत्तर भारतीय नागरिक रहते हैं और उत्तर भारतीय नागरिक को आप यहाँ पे मत परिवर्तन करने के लिए यहाँ पे आए हैं. तो ये सप्ताह में छठ पूजा हुई. वो छठ पूजा में जिस पिंपरी चिंचवड के नागरिक उत्तर भारतीय है तो उनकी जब जल पूजन करने जाते हैं तो उनको जल पूजन को जो जल स्वच्छ जल नहीं मिलता है. वारंवार उन्होंने तकरार करके भी यहाँ पे सरकार वो जल को शुद्धीकरण नहीं करती है. तो इस सरकार पे वो उत्तर भारतीय नागरिक परेशान है. तो क्या लगता है उन पे परिवर्तन कर सकते हैं? 100% करेंगे. और मैं जो बातें जिनसे करने गया था, हालांकि उन लोगों ने किसी ने ऐसी बात नहीं कही हमको, ये विषय हमारे ध्यान में नहीं आया. लेकिन अगर कोई आएगा तो सबसे बढ़िया उसका निदान करके कोई दे सकता है तो महायुति ही दे सकते हैं. हम देंगे. लेकिन परिसर महायुति से जो है ना? कमी होगी उसको पूरा करें. सर एक सवाल. थैंक यू. धन्यवाद.